हेलो एवरीवन, टेक्स्टबुक में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि वी शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, उसी दिन दूसरी तरफ गुजरात गवर्नमेंट ने 11 कॉन्विक्ट्स जो जिनके ऊपर रेप और मर्डर के चार्ज था उनको रिहा कर दिया। द गुजरात गवर्नमेंट सेट दोज फ्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्किस बानो केस, राइट। अब तक आप सबको पता होगा कि ये केस क्या है, राइट। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डायमेंशंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस। व्हाट एक्चुअली इज रेमिशन, डू द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्चुअली हैव द पावर टू रेमिट, एंड इस पर्टिकुलर केस में क्या सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। ये सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस आज हम इस सेशन में देखेंगे। ओके, सो फॉर द फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स, क्योंकि ये टाइमलाइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 में, जब गोधरा हत्याकांड या गोधरा राइट्स हो रहे थे, राइट। उस वक्त बिल्किस जी अपने परिवार के साथ शी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विलेज जब उनको जब उनको सराउंड किया गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिल्किस जी शी वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल्सो शी वॉज 5 months प्रेगनेंट। इस परिस्थिति में उनके साथ रेप किया गया। इतना ही नहीं पर उनके फैमिली मेम्बर्स को उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी मारा गया, राइट। इसके बाद जब उन्होंने अपने जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई तब उनको धमकियां मिलने लगी। शी वॉज गिवन डेथ थ्रेट्स, और उनको इस कांस्टेंट धमकियों की वजह से उनका जो केस था वो गुजरात से शिफ्ट करके महाराष्ट्र में लाया गया सन 2004 में, क्योंकि उन्हें डेथ थ्रेट्स या जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये आदेश दिया कि आप इस पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन करिए। दोस्तों, दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लीगैलिटी ऑफ रेमिशन, क्योंकि इन दो केसेस के ऊपर ही हम आगे सीआरपीसी के सेक्शंस देखेंगे। एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया और इसका इन्वेस्टिगेशन दे दिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि वो जो 11 लोग थे वो दोषी थे, उन्होंने वो घिनौना काम किया था, और इसके लिए सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट था उस स्पेशल कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अब इस जजमेंट को चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये माना कि ये जो 11 लोग हैं इन्होंने सच में ही अपराध किया है, दी हैव कमिटेड दिस हीनियस क्राइम, और उन्हें ये सज़ा होनी ही चाहिए, राइट। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को कहा कि आप बिल्किस जी को 50 लाख रुपीज़ एज कंपेंसेशन देंगे, उसके साथ साथ उन्हें एक सरकारी नौकरी और एक घर भी दिया जाए, राइट। अब यहाँ तक हम सबको लग रहा था कि बिल्किस जी को जो है वो न्याय मिल गया है, शी हैज़ गॉट जस्टिस। बट कहानी में चेंज आता है 2022 में, जब एक कॉन्विक्ट, एक अपराधी ने ये कहा कि उन्होंने 14 से भी ज़्यादा साल जेल में काटे हैं और अब उन्हें रिहा किया जाए, दैट ही शुड बी रेमिटेड। दैट इज़ वॉट वन ऑफ द कॉन्विक्ट सेड, और उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को अप्रोच कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने इसको नकार दिया, गुजरात हाई कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की जो सरकार है, द गुजरात गवर्नमेंट वुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट एक्शन देगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या आप लोगों को रेमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो ये एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि इट वॉज ओनली द जुडिशरी विच वॉज इन्वॉल्व, सिर्फ जुडिशियल आर्म ऑफ द गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व, बट यहाँ पर द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू इन्वॉल्व इटसेल्फ। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि आप डिसाइड करो, गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत इन 11 लोगों को रिहा कर दिया 15 अगस्त के दिन, राइट। सो दिस वॉज द कंप्लीट टाइमलाइन, ये थी पूरी कहानी। अब जान के लेते हैं कि प्रेजेंटली इंडिया में ऐसे कौन से लॉज हैं जो रेमिशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, रेमिशन इज़ व्हाट? रेमिशन इज़ व्हेन आपका जो सेंटेंस दिया जाता है, जो आपको जो सज़ा सुना दी जाती है, उस सज़ा को कम किया जाए, उसे रेमिशन कहते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2 आर्टिकल्स हैं, एक है आपका आर्टिकल 72 और दूसरा है आपका आर्टिकल 161 जो बात करता है रेमिशन के बारे में। आर्टिकल 7 जो बात करता है पार्डनिंग के बारे में, आई एम सॉरी। सो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161
आर्टिकल 72 जो पावर देता है आपके प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 168 पावर देता है स्टेट गवर्नर्स को। दे हैव द पावर टू पार्डन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस पास बाय द कोर्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस में देता है, वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर। पर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये एक लॉ बुक है जिसका सेक्शन 432 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर होगी कि किसी भी कैदी को अगर उन्हें रेमिशन देना हो, किसी भी कॉन्विक्टेड इंसान को अगर उन्हें रेमिशन देना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट सीआरपीसी के सेक्शन 432 के अकॉर्डिंग वो रेमिशन दे सकता है। और इसके साथ साथ प्रिजन्स, ये जो मैटर है प्रिजन्स एंड देयर मैनेजमेंट, इट फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट और स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर प्रिजन्स या उसके मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी रूल बनाने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक प्रिजन मैनुअल बना दी है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन प्रिजन मैनुअल, राइट। सो दीज आर दी अवेलेबल लॉज ऑन रेमिशन। अब जान के लेते हैं कि किसी भी अपराधी को अगर रेमिशन देना हो तो ऐसे क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, ऐसे क्या पॉइंटर्स होने चाहिए जिसके बुनियाद पर, जिसके बिहाफ पर उसे हम रेमिशन दे सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2000 में ये कहा था कि 5 पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए बिफोर गिविंग रेमिशन। पहला पैरामीटर यह है कि जो क्राइम किया गया है वो अब सोसाइटी, इट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी, कि whether the offense is an individual act of crime that does not affect the society, वो अभी समाज को अफेक्ट नहीं करता। इसके साथ साथ जिस अपराधी ने वो गुनाह किया है वो आगे जाके वो गुनाह को वापस रिपीट ना करे। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो अपराधी है उसके पास अब वो पोटेंशियल या वो पावर ही नहीं रही कि वो आगे जाके वो गुनाह वापस कर सकता है। he has lost the potentiality to commit the crime। इसके अलावा ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर कैदी को, उस पर्टिकुलर अपराधी को जब जेल में रखा गया था या उसको जो सज़ा सुना दी गई है, क्या उसका पर्पस पूरा हो गया है, क्या उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। सो दैट पर्पस ऑफ बीइंग सर्व्ड इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसके अलावा वो जो अपराधी है उसके फैमिली की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को भी मद्देनजर रखा जाता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जब भी आप रेमिशन के बारे में सोचो तो आपने ये 5 पॉइंट्स के बारे में सोचना अनिवार्य है। यू हैव टू थिंक अबाउट दीज 5 पॉइंट्स, राइट। अब जान के लेते हैं कि बिल्किस बानो जी के केस में क्या गुजरात गवर्नमेंट ने इन 5 चीज़ों को मद्देनजर रखा है या नहीं रखा है, राइट। उसके अलावा ये जान के लेते हैं कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन दिया है उन 11 लोगों को, क्या वो लीगल है या नहीं, कि लॉ सीआरपीसी के सेक्शंस उसके बारे में क्या कहते हैं, राइट। पहली चीज़ हमें ये देखना अनिवार्य है कि कौन से गवर्नमेंट के पास एक्चुअली अथॉरिटी थी रेमिशन देने की। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहाँ पर सज़ा सुना दी गई उनके पास ये पावर था, या गुजरात गवर्नमेंट जहाँ पे क्राइम हुआ उनके पास ये पावर था। इसके अलावा ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि सीबीआई इन्वॉल्व थी जो एक सेंट्रल लेवल एजेंसी है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यूज़ कंसिडर करना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ये देखना ज़रूरी होगा कि जिस जज ने ये सज़ा सुना दी गई, जिनके सामने ये सारी डिबेट हुई, जिनके सामने सारे प्रूफ्स आए, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू मद्देनज़र रखना ज़रूरी था। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसके सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स में रेमिशन के बारे में क्या कहा है। इन 4 आधारों के ऊपर हम ये तय करेंगे कि क्या ये रेमिशन जो दिया गया वो लीगल था या नहीं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 432 क्लॉज 7 ऑफ सीआरपीसी, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा बताता है। ये सेक्शन ये कहता है कि उस सरकार के पास ये पावर होगी रेमिशन की जहां पर केस लड़ी गई हो और जहां पे उसे सजा सुना दी गई हो। उस गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि क्या उस अपराधी को हमें रेमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आइडियली इस सेक्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र सरकार के पास ये पावर होनी चाहिए थी रेमिशन देने की, क्योंकि ये केस जो है वो महाराष्ट्र में लड़ी गई और सज़ा भी महाराष्ट्र में ही सुना दी गई, राइट। सो देयरफॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये पावर चाहिए थी। पर ये सुनाई किसने है, ये रेमिशन दिया किसने है, रेमिशन दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो क्या इस सेक्शन का उल्लंघन हुआ है या नहीं, हम देखेंगे। इसके अलावा सेक्शन 435 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। सेक्शन 435 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जहां पर भी सेंट्रल लेवल की एजेंसी ने जांच की हो, राइट, व्हेन द केस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय अ सेंट्रल एजेंसी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन लेना जरूरी है, ओके।
यू हैव टू टेक द कंकरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके कंकरेंस के बिना आप कोई भी प्रकार का रेमिशन नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 435 सीआरपीसी कहता है। अब इस केस में क्या गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का कंकरेंस लिया है या नहीं लिया, हमें नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें अब तक बाहर नहीं आई। इसके लिए वापस ये लीगल है, ये रेमिशन जो था वो लीगल है या नहीं, इट इज़ अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न। इसके साथ साथ सेक्शन 432 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी ये कहता है कि जिस प्रिसाइडिंग जज ने सज़ा सुनाई थी, रेमिशन देते वक्त उस स्टेट गवर्नमेंट ने उस जज का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। द प्रिसाइडिंग जज का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, पर क्या गुजरात गवर्नमेंट ने उस प्रिसाइडिंग जज का ओपिनियन लिया या नहीं लिया, इसके बारे में भी अब तक कोई आता पता नहीं है, विच मीन्स इवन दिस इज अंडर अ क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इन तीनों सेक्शंस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि पहली चीज़ तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग गुजरात गवर्नमेंट के पास तो ये पावर ही थी नहीं, तो उन्होंने रेमिशन दिया कैसे। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू मद्देनज़र रखा गया था, क्या उनका कंकरेंस लिया गया था, उसके अलावा क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ओपिनियन लिया गया था या नहीं लिया गया था। तो इन सेक्शंस के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अपने रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाले केस में कि रेमिशन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू करना उनकी पावर है, दे हैव द पावर टू डिसाइड अपॉन द रेमिशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट की है, उसके ऊपर कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू देख कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो रेमिशन सही है या गलत है। तो ये चीज़ अब होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट 1, 2 and 3 सेक्शंस टेल दैट दाल में कुछ काला है, राइट। सो अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड वेदर दी रेमिशन वॉज लीगल और नॉट। इसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखे हैं विच टेल अबाउट रेमिशन। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट आता है 7th शेड्यूल में। सो ऑल दीज थिंग्स वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते मैं सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इट इज़ अ वन स्टॉप इनिशिएटिव ऑफ टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट विच मीन्स ओनली एट ₹2500 अवेलेबल है। पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे आकाश20 तो आपको ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ₹2000 में ही उपलब्ध हो जाएगी, right? So thank you so much guys, and for more such informative videos keep watching our channel. Thank you.